गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने इसका भाग 5 पढ़ा था, हम इसका भाग 6 पढ़ने जा रहे थे। 1857 की क्रांति के इससे पहले भी एक विद्रोह भारत के अंदर उठा था। उस विद्रोह का नाम था खुदरा संग्राम। वो 1817 को वाला बेटा जो खुदरा संग्राम है वो 1817 में हुआ था, 1857 से पहले। हम उसके बारे में जानेंगे। खुदरा संग्राम 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुदरा नामक स्थान पर हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना उस घटना का अध्ययन करना और उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद है। इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद है। इस घटना के ऊपर विचार करना भी क्या है? शिक्षाप्रद है। और अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं शताब्दी में ठीक है, अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं शताब्दी में शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा। विभिन्न हिस्सों में असंतोष उत्पन्न होने लगा। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होने लग गया? असंतोष उत्पन्न होने लग गया था। 1857 की घटना के बहुत पहले उसी प्रकार की घटना सन 1817 में खुदरा नाम के स्थान पर घटित हुई थी। उस घटना का अध्ययन करना हमारे विचार की शिक्षाप्रद है।
फिर हमें अंग्रेजों के बारे में जानकारी मिली कि जो अंग्रेज थे उसी समय से क्या करते आ रहे थे, भारतीयों का शोषण करते हुए आ रहे थे और जनता में क्या था, आक्रोश भी था। देखो जो खुदरा नामक स्थान है वो उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में एक छोटा सा राज्य है। उड़ीसा के दक्षिणी भाग में एक दक्षिणी पूर्वी भाग में एक छोटा सा राज्य है। सबसे पहले यहाँ पर 1817 में विद्रोह प्रारंभ हो गया था। अब किस बात को लेके हुआ इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों जिनमें से 60 बड़े थे और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। 109 गांव सम्मिलित थे। ठीक है, 105 में थे सबसे पहले, इसमें 60 तो क्या थे गढ़, 105 गढ़ थे, 60 उसमें बड़े थे और 1109 गांव भी सम्मिलित थे। एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक और राजा, इसके शासक व राजा, जिसके शासक और राजा थे उनका नाम था वीर किशोर देव। वीर किशोर देव उनका नाम था वीर किशोर देव और स्वयं अधिकृत 4 परगनाओं और जगन्नाथ मंदिर के संचालन के अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। तो जो ये थे इन्होंने किसको सौंप दिया, दबाव में आकर के मराठा को सौंप दिया था, अपने राज्य को उनके दबाव में आकर के। और अतः उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी किस दुर्दशा से मुस्लिम थे, उनके पुत्र व उत्तराधिकारी इस दशा से विचलित थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के अधिकार और साथ ही साथ में परगने ये सब किसको सौंप दिए थे, मराठों को सौंप दिए थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अंग्रेजों व मराठों के बीच जारी संघर्ष में जो मराठों के और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। उसमें जारी संघर्ष में मौका देखते उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ क्या कर लिया, सलाह मशवरा कर लिया। भाई उनके जो पिताजी थे उनको क्या करना पड़ा था,
अपने जो अधिकार क्षेत्र में जो परगने और जगन्नाथ मंदिर आता था वो मराठों को देना पड़ा। लेकिन जब मराठा और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई चल रही थी तो इसका फायदा इनके उत्तराधिकारियों ने उठाया और वो चाहते थे कि उनके क्षेत्र उनको वापस मिल जाए, इसलिए वो अंग्रेजों से क्या करने लग गए, सलाह मशवरा करने लग गए कि अंग्रेज क्या करेंगे, उनका साथ देंगे और उनके क्षेत्रों को उनको वापस दिलवाएंगे। तो आपस में क्या करने लगे, उनसे सलाह मशवरा करना शुरू किया। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद, जो ओडिशा था उसको अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की। एक तो परगनों की मांग रखी थी और एक उनको जगन्नाथ मंदिर दोबारा मिल जाए उसकी मांग रखी थी, लेकिन दोनों ही मुद्दों पर अंग्रेजों ने कोई विशेष प्रकार की किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की थी। ठीक है, तो कार्रवाई करने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। आगे देखेंगे। परिणाम स्वरूप ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं ने ओडिशा के दूसरे राजाओं क्या है, राजाओं और सामंतों के साथ मिलकर उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि इनके साथ मिलकर मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को यानी जबरदस्ती अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। ठीक है, प्रयास किया और इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा। स्थापित होना पड़ा था और अंग्रेजों ने उनके राज्य को उनके राज्य को अपने
अधिकार क्षेत्र में ठीक है, अंग्रेजों ने क्या करा, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो उन्होंने जब उनसे मदद मांगी तो उन्होंने गुप्त रूप से मराठाओं से छिप करके जबरन अपने अधिकारों को लागू किया, और लागू करने की वजह से उन्हें अपने पद से भी विस्थापित होना पड़ा, और अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। जो उनका राज्य था वो अंग्रेजों के पास में चला गया। ठीक है, इसमें आगे हम कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। सांत्वना के रूप में उन्हें एक नियमित अनुदान दे दिया गया, क्योंकि उनके राज्य ले लिए गए इसलिए, और पूर्व संपत्ति राजस्व का मात्र 1/10 भाग अंग्रेज ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख के दायित्व में दे दिया। या उनका राज्य तो ले लिया, उन्हें पूर्ण रूप से नहीं सौंपा, और बल्कि जगन्नाथ जो मंदिर है उसके लिए कहा गया कि आप इसकी देखरेख करेंगे, उसके बदले में आपको कुछ आपको क्या दे दिया जाएगा, दायित्व दे दिया, और उसका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा तमिलनाडु की विदेशी शासक में एक का प्रारंभ हुआ। उन्होंने क्या कहा कि आप इनकी देखरेख करिए, इसके बदले में आपको पैसा दे दिया जाएगा, और ये स्थान कहाँ पर होगा, पुरी में रखा जाएगा। उनके लिए पुरी में एक स्थान दे दिया गया कि आप लोग यहाँ पर रहेंगे और जगन्नाथ मंदिर की क्या करते रहेंगे, केवल देखभाल करते रहेंगे। पूर्ण रूप से उनका अधिकार वहां पर क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जिसने 1857 में गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने 1817 में स्वतंत्रता संग्राम का एक सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे। खुदरा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अपने अधीन करने के बाद तुरंत बाद, ठीक है, तुरंत बाद अंग्रेजों ने जो राजस्व था अंग्रेजों ने वहां का जो भूमि का राजस्व जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। कर लगाने की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि राजस्व निवृत्त जमीन है, इसके ऊपर क्या लगा दिया जाए, कर लगा दिया जाए। तो उसके लिए उन्होंने नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, पूर्व सैनिक वर्ग जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, पाइक के नाम से
जाना जाता था। जो पूर्व सैनिक थे उन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उन्हें पाइक कहा जाता था। और उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। उनका जो जीवन था वो बुरी तरह से क्या हो गया था, प्रभावित हो गया था, बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और इस नीति की राजस्व की मांग से, इस नीति से राजस्व की मांग से, जो राजस्व मांगा जाता था, मांग से अनुचित वृद्धि और संग्रह के कारण, अनुचित वृद्धि व संग्रह के दमनकारी तरीके आगे बढ़ गए। संग्रह व दमनकारी तरीके बढ़ गए। ठीक है, एक तो संग्रह की नीति बढ़ गई और एक दमनकारी तरीके भी बढ़ गए। तो इस तरह से जब 1817 में स्वतंत्रता संग्राम का एक सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया, पूर्णा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद ही अंग्रेजों ने राजस्व में जमीन पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया। इससे राज्य के पूर्व सैनिक बल, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति से राजस्व की मांग अनुचित वृद्धि से और संग्रह से दमनकारी तरीके से बढ़ गई थी। मतलब दमन होने लग गया था, दमनकारी तरीके से बढ़ गई थी। इसमें आगे हम देखेंगे तो देखो आपने किस तरह से अंग्रेजों ने क्या करना प्रारंभ कर दिया था, कर लेना भी प्रारंभ कर दिया था भूमि से, और इतना ज्यादा लिया जाता था कि लोग उससे परेशान हो गए थे। किस कार्रवाई के कारण, इस कार्रवाई के कारण 1805 से लेकर 1817 तक, 1805 से 1817 तक के बीच में खुदरा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर जाने लगे थे, जमीन को छोड़ करके जाने लग गए थे बड़े पैमाने पर, क्योंकि उनके ऊपर क्या कर दिया गया था, ज्यादा मात्रा में कर लगा दिया गया था। और फिर देयतों का भुगतान की फिर अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा। अस्थायी बंदोबस्त की जो नीति चलाई थी उसको भी क्या करा, लागू रखा। उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या करा था, रेयत भुगतान की क्षमता की भी अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। रेयत के भुगतान की क्षमता को भी नजरअंदाज करते हुए उन्होंने क्या कर दिया, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर में वृद्धि करते गए, जिससे वहां के लोग क्या होने लग गए, जमीन छोड़ करके जाने लग गए थे। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी, यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ आ गई, ठीक है, वर्षा नहीं हुई, है ना,
प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई, कोई उदारता नहीं दिखाई गई, किसी भी प्रकार की कोई उदारता नहीं दिखाई गई। और जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी, ठीक है, ओडिशा में क्या होती रहती थी, ऐसी आपदाएं आती रहती थी, कभी बाढ़ आ गई, कभी वर्षा नहीं आई, कभी क्या हो गया, क्यों इस तरह की जो आपदाएं हैं वहां पर आती रहती थी, फिर भी किसी भी प्रकार की उन्होंने कोई उदारता नहीं दिखाई और उनसे क्या करते गए, करों में वृद्धि करते गए, जिससे कि किसान क्या हो गए, परेशान हो गए और वहां के लोग अपनी जमीन छोड़ करके जाने लग गए। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुरूप सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र, जिन्हें लोग बख्शी जगबंधु के नाम से भी जानते थे, वे ऐसे बेदखल हुए कि जमींदारों में से एक थे, मतलब वो भी क्या हो गए थे, अपनी जमीन छोड़कर चले गए थे या उनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया था। इस प्रकार के जमींदार थे वहां पर और भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन के बेदखल हुए लोगों से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने क्या करा, खुदरा के लोगों में स्वैच्छिक दान का गुजारा किया। बीते वर्ष के साथ साथ उन्होंने तकलीफों और शिकायतों के साथ जुट गए थे। जैसे अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, मतलब इस क्षेत्र में जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, चांदी के सिक्के चलाते थे। दूसरा, अंग्रेजों ने क्या करा था, इस नई मुद्रा से राजस्व के भुगतान पर जोर देना था। खाद्य सामग्री की कीमतों में वृद्धि और नमक की आपूर्ति भी क्या की गई थी, कम की गई थी, ठीक है। तो इस तरह से कार्य किए गए थे कि नमक की आपूर्ति कम कर दी गई थी और खाद्य सामग्रियों में क्या कर दिया गया था, बदलाव कर दिया गया था। खाद्य कीमतों में वृद्धि की गई थी। कंपनी का 1000 की नीति चलते लगभग दुगना हो गया था, ठीक है। स्थानीय जमींदार कलकत्ता में नीलामी के कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ और प्रशासनिक व्यवस्था में भी स्थिति और दुष्कर बना दिया था। प्रशासनिक व्यवस्था भी कैसी बन गई थी, दुष्कर बन गई थी। तो देखो बच्चों, 1857 की क्रांति से पूर्व भी कौन सी क्रांति हुई थी, ये खुदरा संग्राम हुआ था। और परंतु खुदरा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने क्या करा था, सारे लोगों से जन सहयोग मांग के संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके उपरांत लोगों ने अपनी प्रति और दयालुता अनुग्रह की भावना को जताते हुए उनका साथ दिया। जो बख्शी थे उनका क्या दिया, साथ दिया। और इस प्रकार से ये बगावत क्या होती गई, बढ़ती गई और नमक की कीमतों में भी कमी आई, न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार हुआ और अधिकारी को भ्रष्ट पाया गया, उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया। जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई और दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से साथ जो उन्होंने क्या कर दिया, अपने जो जितने भी जमींदार थे, जितने भी किसान थे, उनको इकट्ठा कर लिया, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई प्रारंभ कर दी। इससे क्या हुआ कि वो अंग्रेज जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको हटा दिया गया, साथ ही साथ नमक की कीमतें भी कम कर दी गई और जो राजा थे पुरी, उनको पुरी में जाने दिया। और जो जगन्नाथ मंदिर था, वहाँ की जो आय थी, जैसे 26,000 रुपए के अनुदान के साथ जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व सौंपा गया। इसी प्रकार से ओडिशा ने अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़े। इसको पाइक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जो खुदरा विद्रोह है उसको पाइक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पुराने पाइक का मतलब हमने आपको बताया था कि जो इसमें क्या थे, पुराने सैनिक थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो इस तरह से जो बगावत की गई थी, बगावत के कारण ये जो बगावत थी 1857 की क्रांति से पहले से ही प्रारंभ हो गई थी, यानी कि हम इसको 1817 से ही मान लेते हैं, क्योंकि जो खुदरा संग्राम है 1805 से लेकर 1817 तक चला था। और इसमें जो वहाँ के जो सैनिक थे, जो पुराने सैनिक थे, पूर्व सैनिक थे, उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया और अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी, जमींदारों को जमीन देनी पड़ी, नमक की कीमतें कम करनी पड़ी, खाद्य सामग्री सही भाव पर मिलने लगी और राजा को अपने स्थान पर बिठा दिया गया। और जो मंदिर का आता था, देख रेख के लिए जो उनको पैसा दिया है वो उनको देने
दिया जाने लगा। तो बच्चों ये लेसन समाप्त हो गया है। आप इस लेसन को पढ़ेंगे 6 भागों को और पढ़ के इनके प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।